मुल्क के एक मशहूर और मारूफ शायर अब्दुर्रहीम खान खाना ने क्या खूब कहा था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसून। उन्होंने ये बात आज से सदियों पहले जो कही है वो आज भी जो है सच साबित हो रही है कि पानी का हमारे ज़िंदगी में कितना अहम रोल है, कितनी अहमियत है। अगर एक दिन पानी रोक ली जाए तो सारी दुनिया में इसके लिए शोरगुल मच जाएगा और न जाने क्या क्या हो जाए। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज से सदियों पहले ये बात की थी कि पानी जो है इंसानी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आज हम मौजूदा हालात में पानी के मसाइल और उसको किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ करें, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सिराज खान साहब। आप एक वाटर साइंटिस्ट हैं जो पहले हुकूमत हिंद के सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी में काम कर चुके हैं और इनको एक इस इदारे में काम करने का एक लंबा तजुर्बा है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया नौशाद साहब। सिराज साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आलमी सतह पे या मुल्की सतह पे जो पानी का मसला है वो किस तरह से एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहा है। मैं पहले वो शेर मुकम्मल कर दूं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सबसून, पानी गए नूरे मोती मानस चून। तो ये रहीम खान खाना एक इंजीनियर भी थे, एक शायर भी थे और दोनों तरीके से देखें तो वो पानी के ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया था। एक बुरहानपुर जगह है वहाँ पे जी, तो एक ख़ास मौजू रख के बात होती है इसके ऊपर। ये जो है 1992 में UN असेंबली में पास हुआ था कि पानी के ऊपर जो है हर साल कुछ मौजू रख के इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो पहला जो है वर्ल्ड वाटर डे 1993 में मनाया गया था 22 मार्च को। उस वक्त कोई मौजू नहीं रखा गया था, लेकिन जो 1994 में दूसरा वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था तो उसमें जो है उसका थीम था केयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज एवरीवन फॉर बिजनेस, सबके लिए बनाया जाए। तो इसी तरह से थीम नीचे आते आते इस साल का जो थीम है वो बहुत अहम थीम है। जो मौजू है वो वाटर फॉर पीस। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पानी और अमन इस तरह का मोटो लेने से क्या मकसद है? जी, पानी और अमन के बीच में क्या ताल्लुक है? देखिए, पानी और अमन के बीच में इसके आगे थोड़ा सा मैं बना दूं। जॉन कैनेडी ने यह कहा था कि अगर कोई पानी के मौजू पे काम करता है तो उसको दो नोबेल मिलना चाहिए जी। एक तो अमन के लिए और दूसरा साइंस के लिए। अच्छा। अमन इसलिए पानी के डिस्प्यूट्स बहुत हैं जी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पानी जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी जाता है, तो थोड़ी सी जो है तनाज़ा रहता है वहाँ पे। तो उस तनाज़े को कम करने के लिए ये मौजू बनाया गया है। 193 मुल्क हैं, सिर्फ 24 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपसी सूझबूझ के साथ ये पानी को शेयर किया जाता है। बाकी मुल्कों में कुछ तनाज़े है, जैसे नेपाल से पानी हमारे यहाँ आता है तो एक सर्टेन टाइम पे, एक खास वक्त पे जब पानी हमको ज़रूरत होती है पानी नेपाल रोक लेता है और जब पानी उसके पास ज़्यादा होती है तो पानी छोड़ देता है। या हमारे यहाँ से पानी बांग्लादेश को जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से, या चेनाब नदी से पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। ये तो ये तनाज़े थोड़े से रहते हैं और भी मुल्कों में है तनाज़े। ये दूसरा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा मसला ना हो ड्रिंकिंग वाटर से लेके ज़राइश से लेके, जिसके ऊपर हम लोग अमन से काम करें और ठीक से काम करें। अब रियासत में भी है, कावेरी के पानी को या कर्नाटक और तमिलनाडु की बातें सुनते आते हैं, या छत्तीसगढ़ जो है महानदी की बात है, महानदी पानी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा को जाती है। तो स्टेट में भी डिस्प्यूट होते हैं, ट्रीटी बनती है और सारी चीजें होती हैं। तो एक ये अमन है और एक दूसरा अमन ये है कि लोगों में कोई इंतशार न हो पानी की कमी की वजह से। और सबसे आम बात यह है कि एक दिन के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी पानी बंद कर दी जाए तो वाकई में आदमी परेशान हो जाता है। तो एक तरह से उसका चैन और सुकून कहीं ना कहीं छिन जाता है। जी जी, ये मतलब आलमी सतह पे ना सोचिए, एक रोजमर्रा की जिंदगी और एक घरेलू लेवल पड़ोसी, आप पड़ोसी देखिए ना, अगर नल के पानी को अगर पड़ोसी वाला ज्यादा पंप लगा के खींच देता है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है ना। तो एक सही तरीके से दोनों को मिलता रहे पानी, एक तो ये है। दूसरा
दूसरी ये है कि जो कुदरती तौर पे जो पानी था हम उसको दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, या जैसे कोई ज़राए में है जो क्रॉप हमको लगाना चाहिए वो क्रॉप हम ज्यादा पानी वाले लगा रहे हैं जबकि हमारे पास कम पानी है। तो ये सारी मैनेजमेंट है, बैलेंसिंग के लिए है कि जब बैलेंसिंग रहेगी तभी अमन रहेगा। जी बिल्कुल, अमन और पानी का बहुत गहरा रिश्ता है जी। इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे किसी इलाके में पानी की कमी है या नहीं है, उसका क्या पैमाना है, किस तरह से हम तय करेंगे कि इस इलाके में पानी की कमी है या पानी की ज्यादती है? देखिए, पानी की अगर देखें तो 3 कैटेगरी है कि एक तो हमारे पास है सेफ, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, एक है कि वाटर स्केयर है, पानी की कमी है, और एक पानी के ऊपर बहुत दबाव है। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास 1700 क्यूबिक मीटर, अगर हम इसको लीटर में करें तो 1700 लीटर पानी अगर एक साल में एक आदमी के पास है तो आप सेफ में है। इससे कम हो गया, 1700 से नीचे आ गए तो आप पानी की कमी में आ गए। और 1000 लीटर, 1000 क्यूबिक मीटर पानी आपके पास है, ये दोनों के दरमियान है, तो आप पानी की स्टेज की तरफ जा रहे हैं। उससे नीचे आ गए तो स्टेज में आ गए। वो कुछ ममालिक हैं जैसे ओमान है, कतर है, कुवैत है, ये वाटर स्टेज कंट्रीज हैं। ये 4-5 कंट्रीज है जहाँ पानी की बहुत ही कमी है जी। मैं इंडिया की बता रहा हूँ कि 2001 में जो पानी की अपने पास अवेलेबिलिटी थी वो 1800 थी, और आज जो है हमारे पास 1400 हो गई है, और 2030 तक जो है 1100 होने वाली है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम, तो हम लोग भी वाटर स्टेज कंट्री में आ जाएंगे। जो अपना हिंदुस्तान है वो भी हो सकता है। यानी वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम सभी को जो है पानी का एक बहुत बड़ा मसला दरपेश होगा और बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। असल में पानी का जो मसला है वो 2 तरह से है। एक है उसका जो है क्वांटिटेटिव मसला है, यानी पानी अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा एक मसला है क्वालिटेटिव, यानी पानी तो मौजूद है लेकिन वो प्योर नहीं है, पॉल्यूटेड है ना, या गंदा है। पानी 2 तरह के, एक मीठा पानी, एक खारा पानी। पूरे जमीन के पानी को देखा जाए तो उसमें 97% पानी जो है वो खारा पानी है, सिर्फ 3% पानी जो है मीठा पानी है। अब ये 3% पानी को हमें यूज करना है, इस्तेमाल करना है। इसमें हम देखेंगे तो लगभग 77% पानी जो है ग्लेशियर में मीठा पानी है, 3% का 77% वहाँ पे है, और 22% जो है पानी जमीन के नीचे वाला पानी है। और सिर्फ नदियों में पानी जो चलता है वो कुछ मौसमी होता है तो वो 1% है पानी। तो एक तो ये हो गई आपकी अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। दूसरी ये है कि इसकी जो है म्यार कैसा है, अगर फ्रेश वाटर भी है तो इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका म्यार पीने के लायक है कि नहीं है। जो कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसकी लिमिट होती है कि ऐसे पिएंगे। टीडीएस है, एक आरओ वाला टीडीएस यूज करता है, टीडीएस इतना है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, कि 1 लीटर पानी में कितना होना चाहिए। पानी के क्वालिटी को लेकर क्या मसाइल हैं आज के जो आज के मसाइल में जो है क्वालिटी को लेकर ये है कि कुछ जियोजेनिक होती हैं, यानी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मसाइल होती हैं, कुछ जो है मैन मेड होती हैं। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट अगर ज्यादा पानी में हो गया तो कुछ बीमारी होती है, ब्लू सिंड्रोम होती है या पेट की बीमारी होती है। तो नाइट्रेट आता कहाँ से है? फर्टिलाइजर से आता है या सीवेज से आता है। ये तो ये मैन मेड हो गई। कुछ जो है फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड कंस्टिट्यूएंट होता है पानी में, वो 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा हो गया तो उसको पीने के लिए मना किया जाता है। वो स्टैंडर्ड है, वो नहीं पी सकते उसके। अगर वो पिएंगे तो बॉडी के स्केलेटन जो है उसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, दांतों को गलना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक है आर्सेनिक है तो उससे कैंसरस की बीमारी होती है। आर्सेनिक अगर 20 ppm से ज्यादा लेंगे तो वो कैंसरस बीमारी होती है। तो ये जनरल पानी के स्टैंडर्ड की चीजें हैं। ये जो नुकसानदायक केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं पानी में, वो असल में आते कहाँ से हैं? ये सोर्स जो है नेचुरल होता है, ये रॉक्स से आते हैं, जहाँ पे मिट्टी बनती है, जहाँ से पत्थर आते हैं, जहाँ से पानी बह के आता है। कोई इंडस्ट्री है, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, चमड़े की इंडस्ट्री है वो, तो चमड़े की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो है लेड जो है वो ग्राउंड वाटर उसमें आता है, मिक्स हो जाता है, और वो जो है फिर पानी पीने के लायक नहीं रहता। असल हमारी जिंदगी में जो केमिकल्स हैं 2 तरीके से आ रहे हैं, एक तो पानी से, और दूसरा जो होता है कि एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन है उसके जरिए भी चीजें हम खाते हैं, उसमें वो चीजें आ जाती हैं और हमारी फूड चेन बन जाता है। जब पानी में जब ये चीजें जाती हैं, इंडस्ट्री वाली पॉल्यूशन है, इसीलिए एक गाइडलाइन है कि अभी आप 0 डिस्चार्ज रखेंगे। आप कोई इंडस्ट्री है तो वहां से पानी बाहर नहीं निकल के जाएगा।
कोई भी इंडस्ट्री है, वो अगर इंडस्ट्री वाला बाहर पानी अपना ले जाता है तो उसको एक एनओसी दी जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको विड्रा भी किया जा सकता है। तो उस पर यह देखना है कि मैन मेड जो है इंडस्ट्री हो गई या फर्टिलाइजर हो गया या सीएज हो गया, इससे जो है पॉल्यूशन जो आता है वो मैन मेड है, तो उसको रोकने की चीज़ है। अच्छा, मुल्की सतह पर पानी को साफ सुथरा रखने के लिए या पानी के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? मुल्की सतह पे एक तो जहाँ पे भी ये आर्सेनिक जैसे है तो उसमें ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जिसमें आर्सेनिक फ्री होता है, उस जोन को बंद कर दिया जाता है। दूसरे जोन जहाँ फ्रेश वाटर आर्सेनिक नहीं है उससे लिया जाता है पानी। ऐसे ही जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोराइड की जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। गोलकुंडा एक टेक्निक है वो लगाया जाता है जिससे फ्लोराइड को कम कर दिया जाता है। नाइट्रेट जो है उसमें मिक्सिंग करके ही उसको कम किया जा सकता है, नाइट्रेट में ज़्यादा पानी को फ्रेश वाटर को डाल के ही। तो ये हो गया क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है कम तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ एरिया जो है वाटर स्ट्रेस एरिया है। जैसे इंडिया में असेसमेंट किया जाता है उसका कितना पानी है, तो जहाँ पे 100 लीटर रिचार्ज हो रहा है 100 लीटर निकाल रहे हैं हम, तो स्ट्रेस ये है। तो उसमें लगभग 700 ब्लॉक ऐसे हैं जो और वाटर स्ट्रेस एरिया में आते हैं। लगभग 25% ब्लॉक्स जो है 6500 में ऑल ओवर इंडिया में। एमपी का हम देखेंगे तो इसमें लगभग 26 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ मालवा का एरिया है जी। और बुंदेलखंड, ये दो जो है वाटर स्ट्रेस एरिया वाले हैं। ये मालवा में बुंदेलखंड में बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, बहुत सारे बावड़ी और ये हुआ करते थे, लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट, कुछ पॉपुलेशन की वजह से वो उसको बराबर कर दिया गया, तो रिचार्ज की सम पॉसिबिलिटी उम्मीदें कम हो गई। तो रिचार्ज के दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं वहाँ पे जी। और इसके लिए अवामी बेदारी की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो अजदाद थे उन्होंने नदी में पानी देखा, कुछ लोगों ने कुओं में देखा, उसके बाद की जनरेशन आके कहाँ देख रही है, ट्यूबवेल में देख रही है। ट्यूबवेल से आप देखें तो बोतल में पानी अब आ गया है। कोई ऐसी ये ना हो कि आगे चल के हम कैप्सूल में भी पानी देखना पड़ेगा। इसके लिए जो इक़दामात हैं रिचार्ज के वो हमको उठाने पड़ेंगे। शहर में है तो शहर के छत के पानी को रोकिए, छत के पानी से अपने ट्यूबवेल को, अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, उसको यूज करिए। गांव में है तो चेक डैम है, स्टॉप डैम है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, छोटी छोटी नालें हैं, उनको रोक के पानी को रिचार्ज करके ग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आज भी देखते हैं कि शहरों में खासकर कि हम जमीन को अक्सर कंक्रीट के लेयर से जो है ढक देते हैं, तो उससे भी एक मसला ये होता है कि पानी जो रिचार्ज होता है बारिश का, जब बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय वो सीधे कंक्रीट के लेयर पे गिरता है और सीधे नाली में बहते हुए वो बेकार एक तरह से चला जाता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो जमीन के ऊपर कंक्रीट की चीज़ों जैसे रोड बनाना या और भी चीज़ें करने से भी जो है एक पानी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। शहरी इलाके में क्या होता है कि पूरा कंक्रीट शहर ही हो गया। वो पहले जो है बावड़ी हुआ करते थे, कुछ ओपन लैंड हुआ करते थे, वो बंद हो गए वो। तो इसी के लिए ज़रूरी है कि उसको भी डाइवर्ट करें। जो रन ऑफ है उसको जो है सरकारी लेवल पे कोशिश होती है और उसमें जो है बड़ी बिल्डिंगों के लिए पर बिल्डिंग परमिशन लेने जाते हैं तो उसमें क्लॉज रहता है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। वो तो अब जरूरी है पर छत के पानी को रोकें और कंक्रीट वाले पार्ट है, जैसे कोई मैदान है, कोई खेल का मैदान है, तो वहाँ डाइवर्ट करके उसको रिचार्ज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे ये तो पानी बचाने का शहरों के अंदर एक तरीका हो गया कि इस तरीके से हम पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी रवायती तरीका है जिसके ज़रिए हम पानी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जो आज से कदीम ज़माने में या आज से 200 साल 500 साल पहले लोग इख्तियार करते थे पानी को महफूज करने के लिए? देखिए, कदीम ज़माने में तो एक बुरहानपुर की मैं एक मिसाल देता हूँ मैं कि उस वक्त क्या था कि उन्होंने पानी ऐसी जगह पे ढूंढा जहाँ पानी पहाड़ों से पानी आता था वो, और वो उसको आइडेंटिफाई किए थे उस लोग कि यहाँ पे पानी हमको मिलता है, और उसको प्रिजर्व तरीके से उसको ले आके एक सिस्टम बना के ग्रेविटी फ्लो के थ्रू, बिना पंप और बिना मोटर, बिना उसके, उस वक्त जो है बुरहानपुर को वाटर सप्लाई उसी सिस्टम से होता है। तो जी, जैसे कि आपने बताया कि इसको जो है अब्दुल रहीम खान जो है अब्दुल रहीम, इसलिए मैंने कहा वो इंजीनियर भी थे वो जी, और ये उन्हीं की इजाद थी वो जी, और एक ऐसे सिस्टम से कि अभी भी वर्किंग है वो कुछ पार्ट में जी, लेकिन कुछ इंक्रोचमेंट और कुछ जो है सैम्प टैंक और ये सब चीजें थी वो जो डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ मटेरियल उस वक्त यूज किए थे वो डिस्ट्रॉय हो गई जी, शाहजहां के वक्त बना था ये। और वो सप्लाई आप ये भी देखें कि उस वक्त जो थे वो ताप्ती नदी है उसके किनारे में, ताप्ती नदी के पानी को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ग्राउंड वाटर पे ज्यादा उनका जोर था क्योंकि ग्राउंड वाटर सेफ होता है जी।
ओपन लैंड जो नदी में चलता है पानी, कौन सी नाला कौन सा क्या किसमें आके मिल जाए और कहाँ पॉल्यूट हो जाए, तो थोड़ा सा यकीन नहीं रहता, इसलिए उन्होंने जो है वो ग्राउंड वाटर को यूज़ किया था। जी, तो ये तो तरीका हो गया पानी के तहफ़्फ़ुज़ का। और मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा तर्ज ज़िंदगी है, वो भी पानी की जो कमी है उसमें इजाफा करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल तो जिम्मेदार तर्ज जिंदगी किस तरह से होनी चाहिए, सुझाव इसलिए देंगे? मैं कह रहा हूँ अवामी बेदारी होनी चाहिए। एक तो जैसे नल खुला छोड़ दिया हमने, शेविंग कर रहे हैं टेप को खोले हुए कर रहे हैं, तो बचाना चाहिए। आप देखा होगा अक्सर जो है लोग पाइप लगाते हैं नल में और फिर कार धोना शुरू करते हैं। वो बाल्टी से धोएं तो 2 बाल्टी में धुल जाए। और दूसरा यह है, जब खेती आपाशी में क्या होता था, पहले फ्लडिंग करते थे, लेकिन उसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन यूज करें, स्प्रिंकलर यूज करें तो 30-40% पानी ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। और अब देखने में यह आ रहा है कि ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर है, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और लोग यूज कर रहे हैं। जी, आवाम में एक बेदारी है, आ रही है और भी बेदारी की जरूरत है। जी जी, और उसके लिए एक बड़े पैमाने पे भी काम करने की ज़रूरत है। लोगों को आने वाले पानी को लेके मुश्किलात दरपेश होंगे मुस्तकबिल में, उससे आगाह करने की ज़रूरत है, ताकि उस मुसीबत के आने से पहले, उस क्राइसिस के आने से पहले ही जो है हम उससे सही तरह से निपट लें और उसको आने ही ना दें। सबसे बड़ा तो काम ये होगा। नहीं नौशाद साहब, काम तो हो रहा है। एक हम लोग ऐसे ब्लॉक को कहते हैं जैसे सेमी क्रिटिकल ब्लॉक था, मतलब वहाँ पे 1,000 लीटर पानी डालते थे, 85 लीटर पानी हम निकाल लेते थे, और उससे नीचे अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो सेफ ब्लॉक है। हमने वहाँ पे काम कराया, करीब 20-22 डैम बनवाए। एक आमला ब्लॉक है ये, वो आज सेफ ब्लॉक हो गया वो जी। तो इस तरह से काम करने से कई इलाके हैं जहाँ पे झाबुआ है, झाबुआ पे वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, लेकिन कुछ काम हुए जहाँ पे पानी वाटर लेवल ऊपर आ गया। वो तो काम तो हो रहे हैं और होंगे, लेकिन और भी ज़रूरत है करने की। जी, ये तो हुकूमत के तरफ से एक काम कराए जा रहे हैं, लेकिन एक फ़र्द की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भी जो है अपने घर के लेवल पे, अपने गांव के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे कुछ करें, ताकि ये पानी की जो किल्लत है, पानी आने वाला दरपेश मुश्किलात होंगे, उससे आसानी से निपटा जा सके। बिल्कुल से ये 2 हिस्से हैं इसके, सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। ये जो मीज़र होता है सप्लाई साइड होता है और डिमांड साइड होता है। डिमांड साइड ये हो गया कि आम पब्लिक वो भी करे, और जो सप्लाई साइड है, लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, आपके यहाँ अगर सरकारी कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको ज़रा देखें। कभी कभी क्या होता है कि गांव के लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उस साइट सिलेक्शन जो होती है डैम की, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि यहाँ कर देने से हमारा पानी में सुधार होगा। तो गांव के लोगों से भी मिल के काम करने वाली ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और पानी के मसाइल पे और पानी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, इस पे आपने बहुत ही तफसीली